नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। जी हाँ, इस समय राजनीति में भ्रष्टाचार मतलब एक दूसरे का मुद्दा बना रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार के ऊपर अब जो है आगे की रणनीति हर विरोधी और पक्ष दोनों जो है आमने-सामने भ्रष्टाचार को लेके खड़े हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतीश जी से, क्योंकि कर्नाटक में जो आरोप लगाया विपक्ष ने, यानी 40% जो है भ्रष्टाचार जो मौजूदा सरकार थी वहाँ पर वो करती थी, उसी को मुद्दा बना के और आज कांग्रेस जो है वहाँ पर पूरी तरह सत्ता में आ गई है। क्या ये आगे की रणनीति यही है लोकसभा के लिए? सर, क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार जो है काफ़ी मुद्दाएँ इसके पहले हो चुकी है भ्रष्टाचार के ऊपर। जैसे दिल्ली में सर अन्ना हज़ारे जी ने अनशन किया और उसके कांग्रेस पहले पूरी जयप्रकाश जी, नारायण जी, ने जी। 73 में किया जी, था। मैं अभी मौजूदा की बात कर रहा हूँ। अन्ना हज़ारे ने अनशन पे बैठे और कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के भाजपा केंद्र में आई है। अब भाजपा के खिलाफ जो है ये जो है विपक्ष जो है अब भ्रष्टाचार को लेके आगे आने की तैयारी में है। क्या लगता है ये भ्रष्टाचार जो है देश में क्या ये हमेशा बना रहेगा? क्योंकि मोदी जी ने आते ही कहा था ना खाने दूँगा, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। लेकिन इसके बाद भी जो है विपक्ष आरोप लगा रही है कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सर, इसमें ऐसा है कि जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा जी, ये नेहरू जी के ज़माने से लगता आया हुआ आरोप है। जी। नेहरू के मंत्रिमंडल में भी लोगों के ऊपर आरोप हुए थे, लोगों को निकाला गया। इंदिरा गांधी के इसमें भी निकाले गए, राहुल गांधी के इसमें भी निकाले गए, यहाँ तक कि खुद राहुल ने राजीव गांधी सॉरी सॉरी हाँ। सॉरी राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स के मामले में जी, जी, भ्रष्टाचार बिल्कुल। का बहुत सारा आरोप है। वीपी सिंह वगैरह तो बाहर निकले, एक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। और बाद में नरसिम्हा राव के ज़माने में भी हुआ और मनमोहन सिंह के ज़माने में तो भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खुद के जो यूपीए के मेंबर थे, वो 3 मंत्री अंदर गए। उसमें एक जेल तो में गए, उनके जी। पार्टी का कलमाड़ी था, जी, जी। पी वो चिदम्बरम पी चिदम्बरम अंदर जो होम गए। मिनिस्टर थे। तो सर, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा नया नहीं है और मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि भ्रष्टाचार का मुद्दा निकालने की वजह से कर्नाटक में हार हुई है। जी, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। सर, लोगों ने भ्रष्टाचार एक्सेप्ट किया है। वो क्या है कि मैं भ्रष्टाचार करूँ, आप मत करो। हुँ, क्योंकि मेरे भ्रष्टाचार से मेरा फ़ायदा होता है, आपके भ्रष्टाचार से मेरा तोटा होता है। वो एक बात है। सर, कर्नाटक की हार इसके लिए नहीं हुई कि भ्रष्टाचार का मुद्दा चला। जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा चला नहीं है वहाँ पे जेडीएस की कमज़ोरी इनके ऊपर हावी हो गई। क्योंकि उनके 36% वोट थे बीजेपी के, जी, वो इंटैक्ट है। बिल्कुल। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 35-36 जो भी है, वो इंटैक्ट है। मतलब भाजपा का एक भी मतदाता यहाँ से वहाँ नहीं गया, नहीं है, नहीं गया। वो गए किसके? वो जेडीएस। जेडीएस के गए, जेडीएस के लोग कांग्रेस में चले गए कांग्रेस में चले और गए कांग्रेस का वोट और अब परसेंटेज मतदार बढ़ भी गया। चले गए। जी, मतदाता जो थे, वो भी कांग्रेस की तरफ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बीजेपी के साथ ही है, उनके साथ सरकार भी चला रहे। तो एंटी ऑक्यूपेंसी का जो मामला था, जी, वो जेडीएस को भारी पड़ा और जेडीएस अगर वोट लेती थी इसमें, तो आराम से बीजेपी आ सकती थी। इनको कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं मिले, 42% मिला है, जी, सब मिला के। वो बराबर उतना ही हिस्सा जेडीएस का कम हुआ है। जी, इनका 35 है समझो, तो 60% जो इनको मिला, उतना ही 60% जेडीएस का। सर, जेडीएस को अपना जो वोट लेना चाहिए था, उनका जो कम्युनिटी बेस है, ये है, वो लिया नहीं। ये भ्रष्टाचार का विरोध वगैरह-वगैरह सब कुछ झूठ है। ये तो वहाँ का जो जेडीएस का समीकरण है, इसमें सर मैं गलती मानता हूँ। मैं अगर उनका प्रशांत किशोर होता, तो मैं जी, बोलता था कि अपने बीजेपी के लोगों को बाद में पैसा दो। पहले जेडीएस के लोग जो हुँ, हैं, उसको मजबूत उनको करो। मजबूत करो। जी, उनके वोट उनके पास आने चाहिए। उनको कितना बजट है उनका? 1 करोड़, 10 करोड़ दे दो उनको, खर्चा करने दो और उनका वोट जो है वो उनको जितना मिलेगा उतना कांग्रेस का कम होगा, ये याद रखो। मगर उन्होंने क्या किया? बीजेपी को ही प्रमोट करते रहे, ये हवा में रहे कि मोदी है, मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। जी। मगर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो ऐसा हुआ। पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में ही देखने को मिली। हाँ, जेडीएस एकदम मतलब जेडीएस को लोगों ने कंसिडर ही सर नहीं किया। जेडीएस वहाँ पर एकदम स्थानीय पार्टी है और स्थानीय मतलब विधानसभा चुनाव एक स्थानीय चुनाव माना जाता है। तो क्या लगता है कि लोगों ने जो है स्थानिक जो पार्टी है उसको एकदम बहिष्कार ही कर दिया? नहीं सर, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा उसके तभी पार्श्वभूमि पर जी, कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी क्या है? स्थानीय पार्टी है, शिवसेना क्या वो है? भी स्थानीय पार्टी है। उबाठा क्या है?
स्थानीय पार्टी है। कांग्रेस क्या है महाराष्ट्र में? राष्ट्रीय पार्टी। नहीं, जिसका एक खासदार है वो राष्ट्रीय पार्टी है, उससे सर- ज्यादा तो सर अपने राष्ट्रवादी आप के को तो हैं। राष्ट्रीय पार्टी ही बोलते हैं ना। सर राष्ट्रवादी के शरद पवार भी बोलते हैं ना, जी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी, जिसका उन्होंने रेसिग्नेशन दिया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दिया ना। बट अब नहीं है ना, हाँ, अब तो नहीं है ना, राष्ट्रीय चिन्ह भी हटा दिया गया है। किसका? एनसीपी का राष्ट्रीय कहाँ पार्टी रहा? मगर वो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बोलते हैं ना। उन्होंने रेसिग्नेशन दिया तब ये बोला क्या कि मेरा राष्ट्रीय तो अभी छीन गया है इसलिए मैं राष्ट्रीय नहीं हूँ, वैसे भी कानून से तो है ही नहीं है। फिर भी उन्होंने दिया ना, इसका जी। मतलब वो खुद को राष्ट्रीय मानते हैं। सर मेरे गली में कोने में एक भ्रष्टाचार निर्मूलन परिषद है, वो अखिल भारतीय है जी। और गली में गुंडागर्दी करके व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करता है, मगर लिखा है अखिल भारतीय। अखिल भारतीय। सर ये अखिल भारतीय शब्द बहुत चीप है, राष्ट्रीय अखिल भारतीय। ये सर ये पुलिस के खिलाफ आरटीआई के संबंध में जो ब्लैकमेलिंग करने वाली ये टोलियां रहती है वो अपने आगे हमेशा पहले अखिल भारतीय लगाएंगे या राष्ट्रीय लगाएंगे। जी बिल्कुल। अपवाद होते हैं, अपवाद होते हैं, ऐसा बोलना पड़ता है अपने को। मगर सर मैंने कई बार, मेरे पास ऐसा है अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, मैं बोला ये अखिल का ओरिजिनल किधर है? और मैं उसको पूछा यार ये कार्ड लेना है अखिल भारतीय निर्मूलन, क्या खर्चा पानी लगता है क्या? बोला सर ऐसे तो उस समय 25,000 था, अब 10,000 में भी देते हैं। क्या ये कार्ड देते हैं? हाँ। और उसका फायदा क्या? कुछ नहीं सर, ये दिखा कि आप कहीं भी कुछ भी हाथ मार सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा करके मैंने कितने का रिकॉर्ड किया है मेरे पास। सर ये एंटी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार सर ये सर पुलिस जितना पैसा खाती है जी उतना चोर भी नहीं खाता, बराबर है? बराबर। वैसा ही है, महसूल खाते के जो लोग हैं जितना पैसा खाते हैं उतना शेतकरी को भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता। सब जगह वही चल रहा है, भ्रष्टाचार ही चल रहा है, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। सर ऐसा है, लोगों का कहना है पैसा खाओ मगर काम करो। काम करो। पैसा खा के काम नहीं करेंगे वो नहीं चलेगा, वो भ्रष्टाचार होता है। वो भ्रष्टाचार होता है, फिर उसके खिलाफ शिकायत होती है। जी, जी। सर कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई था ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और 40% की बात सर आप कर रहे हैं जी। हाँ? हमारे थाने में हमारे परम पूज्य आनंद दिघे साहेब, उन्होंने क्या बोला था महापालिका थाने के बारे में, तब जो 20 साल के पहले वो गुजर जाने के पहले जिसमें नंदलाल समिति गठित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया 60% जो है करप्शन हो रहा है। कितना? 60%। 43% बोले थे वो। 43। सर ये तो 40% की बात करें, हमारे थाने महापालिका में 43% की बात हुई, उसके ऊपर नंदलाल की जांच बैठी, उसमें किसको दोषी किया किसको नहीं किया इसका अभी तक वो ये नहीं आया। 1999 की बात है, जब फिर 23-24 साल हो गए। तो दिघे साहब ने अगर इनके ऊपर 43% का आरोप लगा था और अभी तो 50-50 है। 50-50। तो सर भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा लोगों को लगता नहीं है। हाँ ये हुआ कि बीजेपी ने जिनको ताकत देनी चाहिए थी उनको नहीं दी, और ये गलती हमेशा करते हैं सर। सर मैं एक आपको, गलतियों से लोग सीखते क्यों नहीं? सर गलतियों से सीखना भी उसके लिए एक अलग मनोभूमिका लगती है। सर मैं आपको एक ये अभी विषय निकला है, इसके लिए जेडीएस का मामला नहीं है, एक मेरे दोस्त चुनाव में खड़े हो गए जी। तो मैंने उनको बोला देख तेरे वोट खाने वाला ये आदमी है, इसको हम पैसा देते हैं और उसको शांत करते हैं। तो उसको शांत किया हमने, एक उस समय 2 लाख रुपए दिया, वो बैठ गया। और दूसरा एक आदमी था जो सामने वाले के वोट खाता था, तो वो खड़ा था और वो एकदम गरीब था, मतलब वो ऐसा ठेला बिला चलाता था, ये करता था, मगर उसकी कम्युनिटी के लोग थे, वो नॉर्थ इंडियन था जी। और उसके कम्युनिटी के लोग थे और वो उसके साथ चलते थे और उसके पास एक झंडा भी देने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने मेरे क्लाइंट जो थे कैंडिडेट उनको बोला इसको हम ताकत देते हैं, सपोर्ट करो, सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उसको बुलाया, मैं बोला कितना गरीब आदमी हूँ फिर भी तुम्हारा हुनर देख के मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मेरा धंधा है ये कि भाई जो गरीब लोकशाही के लिए लड़ रहे उनको मदद करना है, तो तेरी जरूरत कितनी है? सर वो गरीब आदमी इतना गरीब था, बोला सर क्या है ना ये कार्यकर्ता मेरे साथ घूमते हैं ना, उनको खाने पीने का खर्चा भी आप देंगे ना, तो एक होटल में कर देंगे ना, तो भी मैं खुश हूँ। मैं बोला 25 लाख दे रहा हूँ मैं तेरे को। बोले क्या बात करे सर? मैं बोला पूरा सबको खिलाओ पिलाओ और जितने लोग मिलेंगे ना 100 रुपए दिन का, उस समय बोला 100 रुपए दिन का करके 1000 लोग कलेक्ट करो और पैसा दे दो, कम पड़ा मेरे से ले ले।
सर उसको 25 लाख मिलने के बाद उसने रोज 1000 लोगों का ये निकालना शुरू किया, रैली। एकदम माहौल बन गया। और सर मेरा जो दोस्त था जिसको जितवाने के लिए मैंने सामने वाले के वोट काटने के लिए इसको पैसा दिया, सर वो 40 वोटे से जीत के आया। हो। मतलब ये मतलब ये इसको नहीं power है दिया कि खाता था वोट तो ये गिरने वाला था। सर ये चीज जो एमआईएम के लिए सर, करते ये हैं, common वंचित चीज- के लिए ये करते common हैं, चीज ये है, सब वंचित के लिए करते हैं, एमआईएम के लिए करते हैं, तुम्हारे मनसे के लिए भी कभी कभी किया जी। जाता है। सर छोटी पार्टी, छोटे जाति के कुछ समूह रहते हैं, उनके भी लिए किया जाता है। जी। तो भाजपा को करना चाहिए था, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना, सर बोलने के लिए सब भ्रष्टाचार बोलेंगे, यहाँ भी खोके 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 करते हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की शिवसेना है, वो क्यों नहीं ये मुद्दा उठाती कि भाई तुम खोके की बात कर रहे हैं, हम तो कंटेनर दे चुके हैं आपको। बोलना चाहिए। वो मैं पूछा भी एक बार, तो वो बोले कि वो खोके की बात करते हैं, वो उसमें कोई पुरावा नहीं देते। हम अगर मंत्री होने के बावजूद बोलेंगे भाई कंटेनर दिए इसको, तो लोग बोलेंगे तो कंटेनर लाए कहां से, हम फंस जाएंगे। बिल्कुल। आप बोल रहे हो वो हमको भी समस्या है, हम बोल सकते हैं कंटेनर दिए, कुछ लोग बोलते भी हैं हमके कि भाई कंटेनर दिए लाएंगे, हाँ, मगर वो बोले ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो सर कैसा है ना कि इसमें बीजेपी जेडीएस को ताकत देने में कम पड़ गई। कभी कभी अपने विरोधियों का विरोधी जो रहता है उसको ताकत देनी पड़ती है, वो नहीं दी। तो वो 35 का ये 7% इधर आ जाता था, उनकी सत्ता आ जाती थी। आराम नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं करने की वजह से सत्ता गई, भ्रष्टाचार नहीं करने की वजह से बीजेपी की सत्ता भ्रष्टाचार नहीं करने की वजह से गई। सर एक यहाँ पर मैं सवाल पूछूंगा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की आवाज अब उठ रही है, एक समय जो है भाजपा ने ही भ्रष्टाचार के ऊपर जीत अपना सब कुछ पूरा मेजोरिटी लेके आए पूरे देश में, और अब जो है उसी भाजपा के ऊपर ये लोग आरोप लगाएंगे, तो क्या ये वो पुराने आरोप भूल जाएंगे कि पुराने आरोप हमारे ऊपर भी लगे हैं भ्रष्टाचार के? सुनिए, एक तो बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के जीत गई ये मानता ही नहीं हूँ। 2014 में हिंदुत्व की मुद्दे पे वो जीते हैं। नहीं, हिंदुत्व तो था ही, लेकिन सबसे पहले तो भ्रष्टाचार ही था। नमक के लिए था, नमक के जैसा था कि भाई मेन जो खाद्यान्न था थाली भर के वो हिंदुत्व का था, खाली नमक चाहिए थोड़ा टेस्ट लगाने के लिए करके ही। सर पहला मुद्दा तो यही था मेरे ख्याल तो 2014 में, महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ी है, हम आके जो है महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार को तोड़ेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, इस नारे के ऊपर पहली बार चुनाव जीत के आए थे। और दूसरी बार 2019 में हिंदुत्व तो था ही। अब तीसरी बार जो लड़ाई है, अब जो विरोधी है यही अब एकजुट हो रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ऑलरेडी लग चुके हैं, वो कैसे कर सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार भी फिर दूसरी पार्टी को से निकालेंगे? सर ममता भ्रष्टाचारी है, उसके लोग पकड़े जा रहे हैं, सभी राज्यों में पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं है ये। अरे वो तेलंगाना के तो बहन भी पकड़ी गई। सर अगर ये वोटर्स जो है अगर ढूंढे जाएंगे कि कौन भ्रष्टाचारी नहीं है, तो वोट ही नहीं दे पाएंगे, किसको देंगे वोट? सर उससे बड़ी बात मैं कहता हूँ, ऐसे कितने वोटर होंगे परसेंटेज में जो वोटर मतलब उम्मीदवार से पैसा नहीं लेते। हाँ ये भी है, मैंने ये धंधा किया है सर, कुछ करोड़ लास्ट 3-4 दिन में बांटे जाते हैं। आज नगर सेवक का खर्चा चुनाव का अपवाद छोड़ो, मगर 50 लाख से 50 करोड़ तक हो गया है एरिया के हिसाब से जितना होगा। आमदार का भी उतना 25-50 करोड़ तो लगता ही है। लोकसभा के लिए तो 50-100 करोड़ भी लगता है। वो 100 करोड़ के इसके खिस्से में जाता है, वो जो वोटर है उसके खिस्से में जाता है। पर वोट 5000 आज का रेट चल रहा है। अभी थाना बिना के चुनाव आएंगे ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा उम्मीदवारों के माध्यम से, या अपनी मीडिया एजेंसीज बहुत है और बांटने वाली एजेंसीज भी बहुत परिचय में, मैं उनको आपके सामने बिठा के यहाँ पे उनको ऊपर एक पर्दा डालेंगे, कौन बात कर रहा है पता नहीं चले, मगर वो बोलेंगे कि हाँ आज की तारीख में थाना में सब जब भी चुनाव होंगे, वोटर भी याद रखें सर 5000 रुपये पर वोट जाएगा। और सबसे लेते हैं ना सर, हर पार्टी से लेते हैं सर। मिडिल क्लास वाले जो है ना, वो अपना ऑफिस बना लेते हैं सोसाइटी का, गार्डन में खिलौने लेते हैं, पूरा फ्लोर बना लेते हैं, कम से कम 10-20-50 लाख रुपए बोलते हैं हमारे इतने मेंबर है, इतना करके दो। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है ये करते हुए। जब भ्रष्टाचारी मतदार है तो उम्मीदवार भ्रष्टाचारी ही होगा,
क्योंकि उसको देने के लिए वो कहाँ से क्या घर में छापता है क्या? वो खाएगा तो ये देगा। जी जी एक पत्रकार बहुत जोर जोर से बोल रहा था मेरे से कि ये राजनेता भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, वो है। तो उसको बोलने दिया मैंने। तो बाद में मैं बोला कि तुम बहुत ही चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, क्या हो गया? वो फलाने मंत्री है, वो तुमको देने वाले थे कुछ। मुझे उन्होंने बोला था कि इसकी लायकी कितनी है और इसको कितना देना। मुझे सर, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ किसकी लायकी कितनी है। ये पत्रकारों को लोग जो पैसे देते हैं ना, तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मुझे पूछते हैं कि इसकी लायकी कितनी है। कैटेगरी कितनी क्या है उसकी? सर, क्योंकि 5,000 वाला भी, जिसकी लायकी 5,000 है, वो अपना पेपर का सेल 50,000 बताता है, जबकि साला 350 कॉपी काट के अपने ही लोगों में बांटता है। 350 500 कॉपी छापता जी, है जी, जी। और लायकी 5,000 की है और बोलता है मेरा 50,000 खपता है, मेरे को 5 लाख चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बार्गेनिंग बोलते हैं ना, बार्गेनिंग अरे ये तो कॉमन है बहुत, अपवाद छोड़ के। तो बहुत सारे नेताओं को मालूम है कि हर एक का असली रेट कितना है, किसका टीआरपी सच में कितना है, कितना पेपर कितना जाता है। जी जी तो मुझे बोलते हैं सर, वो ये पत्रकार है, कौन है, मालिक है, संपादक है, पत्रकार है, वार्ताहर है या लोकल है? मैं पूछ लेता हूँ, अच्छा ये क्या? अरे उसका मालिक खाता है, वो उसका संपादक खाता है, ये इसको क्या है, एक पैकेट 500 का दिया तो भी छापेगा। मैं बोलता हूँ। जी जी फिर भी मैं थोड़ा सोचता हूँ, साले इसकी लायकी 500 भी नहीं है, मगर चलो गा दो। तो सर ऐसा है कि राजनेता जो है ना, वो जितना पैसा खाता है उसका हिसाब रखो। 100 रुपया जब राजनेता खाता है तो उसमें से 25 रुपया वो इन्वेस्ट करता है जी। अपने भवितव्य के लिए, बराबर है सर? 25 रुपया वो मतदाता, कार्यकर्ता और इलेक्शन के समय ही बांटते हैं, ऐसा मत समझो सर। 12 महीने खर्चे- इनको बांटना खर्चे तो पड़ता बहुत रहते है हैं। सर। रोज सुबह अगर नगर सेवक के सामने अगर गर्दी होती है ना, उनमें से भीख मांगने वाले ही ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा बच्चा ये है, बिल्कुल, मेरा बच्चा बिल्कुल। वो है, मेरे ट्यूशन फी के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल सही कॉलेज कहा। के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए आते हैं। जी 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 और मेरे को नेता दोस्त है ना, वो बोलते हैं कि मैं ऐसा सामने देखता हूँ तो मुझे पता चलता है ये पैसा मांगने वाला है और कितना मांगने वाला है और कब कितना देना है, ये सब हिसाब मेरा दिमाग में चलता रहता है। वो बोला फोन आता है और हेलो के पहले अगर वो बोला काय साहेब, कि समझो है कुछ अपना खिस्सा काटने वाला ही है। नहीं तो ये साहब भी बोल के इतना मस्का लगाने से शुरुआत नहीं करता। तो चलो छोड़ो, भ्रष्टाचार का मुद्दा सर, कोई भ्रष्टाचार बड़ा का मुद्दा नहीं है। एक भ्रष्टाचार के भाई चर्चा हम कर रहे हैं तो एक चर्चा और कर लेते हैं। जी। सर, भ्रष्टाचार के आरोप में अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था काफी लंबे समय तक दिल्ली में। अब लेकिन अन्ना हजारे कहाँ है? लोग पूछते हैं कि अन्ना जी क्यों सो गए इतना? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया देश में? सर मेरे को ये पसंद नहीं है जी भाई, किसी एक आदमी के ऊपर ये आप जिम्मेदारी वाह सकते हो। हजारों अन्ना हजारे निर्माण होने चाहिए। होना अगर चाहिए। अन्ना हजारे ने नहीं निर्माण किए तो जी। उनके अपयश है। बिल्कुल। एक अन्ना हजारे को 100 अन्ना हजारे कम से कम 10 तो 10 दो तो, एक नहीं दो तो, 2 4 तो नहीं निकल पाए, वो अपयश है। क्यों? वो अहंकारी है, उसकी टोपी है ना वो ऐसी भरी हुई है। अरे उनको हमने एक बार कैसा ये किया, इसकी कहानी अभी मालूम नहीं, ठीक होने है दो, होने चलेगा दो, सर। अन्ना हजारे इतने अहंकारी है, अहंकारी सर। मैं क्या है ना, हर एक की वीक पॉइंट बराबर जानता हूँ। इतने 50 साल से धंधे में होने ये, जी जी और धंधे में हूँ मैं, बोलता हूँ तो सर मैं हर एक की बराबर वीकनेस क्या है जानता हूँ। आनंद दिघे ने मुझे बोला, दिघे साहब ने, कि अपने प्रोग्राम में आनंद अन्ना हजारे आने चाहिए। तो मैं बोला तू कोशिश कर। मैं क्या करता हूँ, पहले उसको बोलता हूँ तू कोशिश कर, वो नाकामयाब होगा ना तब तू ही मेरे पास आएगा तो मेरा महत्व है। हाँ तो है, तभी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, अगर पहले उसने बोला अरे अन्ना हजारे को बोला और मैंने मैनेज कर दिया, मैंने कहा हाँ, आने वाले तो सही, मैं ही बड़ा हूँ तो आने वाले ही थे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो सर जितने लोगों का काम मेरे पास आता है, मैं बोलता हूँ पहले तुम कोशिश करो। जब वो हाँ हो जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि सेला अपने से नहीं होगा, या अनिल से होगा, तो फिर शरण में आते हैं। सर इधर मेरे चरण लोगों को शरण आने के लिए है, तो वो शरण में आते हैं, बोलते हैं आपके सिवा कोई नहीं। मैं बोला परमेश्वर भी वही बोलता है, अनन्य, अनन्य मतलब अन्य नहीं, ऐसी भक्ति मेरी करो। तो बोलता हूँ ठीक ठीक है। तो मैंने दिघे साहब को बोला कि सर आप कोशिश करो। उन्होंने मनोहर जोशी को डाला, इसको डाला। अन्ना हजारे बहुत अहंकारी ये है, वो मान नहीं रहे थे। तो मैं बोला चलो गाड़ी निकालता हूँ, जाके आता हूँ। और गया अन्ना हजारे के यहाँ। मैं बोला अन्ना जी, सर ये सुनने लायक चीज है, क्या क्या किए मैंने कारनामे जिंदगी में, सर आप लोग भी सुनेंगे तो कैसे तरह पॉलिटिकल लोगों को ये किया जाता है, उसके आपको बहुत ये अनुभव आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे। मैं गया अन्ना के चरण छुए और मैं उनको बोला कि अन्ना जी
एक आदमी की जान बचानी है और सिर्फ आप बचा सकते हैं करके मैं आपके चरणों में आया हूं, दूसरा कोई नहीं बचा सके। सर अभी मैं अगर खाली हाथ से वापिस गया आपका आश्वासन लेके बगैर, तो ऐसा समझो कल की हेडलाइन रहेगी आनंद दिघे यांची आत्महत्या। इतना बड़ा बात कर दी आपने। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एकदम वो चौंक उठे, बोले क्या क्या ऐसा क्या हो गया, काय झालं? मतलब उनकी सालों से तमन्ना है, मेरा एक्टिंग बहुत सर, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, उनकी सालों से तमन्ना है कि अन्ना जी के चरण स्पर्श अपने थाने सिटी में आके अपने प्रोग्राम में हुए तो धन्य है, अगर वो नहीं आते तो मेरे जीने का क्या अर्थ है, मैं मर जाना चाहूंगा। इतना पुण्यात्मा, इतना देवात्मा, इतना भगवान जैसा आदमी, जो ये महात्मा गांधी के बाद एक ही आदमी है कि जो महात्मा कहने के लायक है, वो अगर मेरे सर पे हाथ नहीं रखा है तो क्या क्या जिंदगी जीना, क्या मरना। तो अपा जो ऐसे थे वो ऐसे हो गए, बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, तो आपको आना होगा प्रोग्राम में अगले सैटरडे को। मेरा प्रोग्राम 3 महीने पहले ये तय होता है। मैं बोला ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, फिर जो होगा मैं बोलूँगा लोगों को कि मैंने अन्ना को विनती की थी, उन्होंने इनकार किया, करके ये हो रहा है। तो एकदम बोले नहीं ऐसा नहीं, कुछ करेंगे, शाम को चलेगा। अरे हमको शाम को ही चाहिए था। हाँ मतलब शाम को चलेगा, कितने बजे भाई? आप 5 बजे बोल के 8 बजे नहीं 12 बजे आएंगे तो भी हम बैठेंगे। तो उनका एक कोई पीए था, उसको बोले ये दिघे साहब का एक कार्यक्रम है। मैं बोला सर आप दिघे साहब को जानते हैं? अभी मैंने उनमें हवा भरी थी, वो मेरे में हवा भरने लगे। अन्ना बहुत हवा भरने में माहिर है। अन्ना के किस्से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना तो महाराष्ट्र में ऐसी खलबली मचेंगी। मनोहर जोशी उनको कैसे नचाते थे और उनके थ्रू अपने मंत्रियों की कैसी कन्नी काटी उन्होंने, उनको ही पीट किया मनोहर जोशी ने, ये आप बोलो, और वो बोलने के बाद उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। वो बड़ी कहानी, वो छोड़ो, मैं भी उसमें था। तो बोले आनंद के, बोले तो वो छत्रपति संभाजी महाराज का अवतार है, वो ऐसा है वैसा है, अमुक है तमुक है। तब तक वो धर्मवीर नहीं बने थे। तो मैं बोला सर मगर आपके सामने वो कुछ नहीं, समुद्र की रेत के एक कण की तरह है। आप जो है, आप महासागर है, वो तो घाघर है, वो आपके चरणों में खाली। बस सर दर्शन दिए आपने, पांव के सर रखा, उनकी जिंदगी सफल होगी। सर अन्ना जी आए, भाषण किया आधा घंटे का, उसमें 25 मिनट आनंद दिघे पे बोले। वो भूल गए कि मैं भ्रष्टाचार वगैरह के लिए बोलने के लिए आया था। मैंने उनको इतना ये पढ़ा के रखा था पट्टी। मैं बोला आप क्या बोलेंगे आनंद दिघे के बारे में? देखो वहां सामने जो रहते हैं ना वो सब दिघे साहब के भक्त रहते हैं, भक्त। उनको जो पसंद आया वो बोलो। बोलो क्या बोलना चाहिए? सर ये बड़े लोग हैं ना, वो अपने कहिए में आ गए तो कुछ भी बोलते हैं। बोले क्या बोलना चाहिए? मैंने उनके मुद्दे दे दी। मैंने बोला ये बात करो आप, ये तो कल का बाड़ा साहब है, ऐसा भी बोल दो। बाड़ा साहब क्या बोलेंगे? बोलो वो मैं देखता हूँ, आप बोल तो दो कल के बाड़ा साहब। उन्होंने बोला सर ये कल के बाड़ा साहब है, ये है अभी रिकॉर्ड में है। सर चलो हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आते हैं। सभी करते हैं, सभी करेंगे, और भ्रष्टाचार के माध्यम से ही चुनाव जीता जाता है। जब बीजेपी गोदी मीडिया डेवलप करता है तो सर 30, 35, 40, 50 हजार करोड़ खर्चा करता है कि नहीं? करता है। हवा से आते हैं क्या? पैसे हवा से आते हैं? बिल्कुल नहीं सर। मोदी जी को मैं इसलिए मानता हूं कि वो क्या बोलते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ठहरो ना जरा, मेरे को गैप तो दो। न खाऊंगा 100%, साधु मानुस, हिमालय के तपस्वी, चारित्र्य के एकदम आदर्श। न खाऊंगा 100% सच बोल रहे हैं। न खाने दूंगा, इसमें आधा सच है। वो कैसे मालूम है? अगर मेरे ध्यान में आया कि वो खा रहा है तो मैं उसको खाने नहीं दूंगा, मगर मेरे ध्यान में अगर नहीं आया और परस्पर उसने कुछ खाया तो मैं उसको कैसे रोकूं? बिल्कुल सही है। इसलिए न खाने दूंगा, मगर मेरे ध्यान में आएगा तो नहीं खाने दूंगा। इसके लिए तो 40% कर्नाटक में चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या कम चल रहा है, बहुत चल रहा है सर, सब जगह सब चल रहा है। बिना चले तो पार्टी नहीं डेवलप हो सकती। तो चलो मोदी साहब है जी, मगर वो अपने तक सीमित है उनका। मैं खाऊंगा नहीं, सच है। न खाने दूंगा मेरे ध्यान में आया तो
आप वहां जाके छुप के क्या सर, कभी कभी बोलते हैं ना, माझ्यासमोर बोलू नको, तिकीट जाऊन कर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? मेरे पास आना नहीं चाहिए, नहीं नहीं, मेरे पास उसकी शिकायत नहीं वही आनी मेरे चाहिए। पास शिकायत नहीं। बस। बस तो सर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, जी, भ्रष्टाचार होता रहेगा। और जो अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के मामले अपने पास इतने हैं। अभी शिंदे फडणवीस के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के बोलते जी, हैं सर, उनके तो जेल में भी जाके आए और भी जाएंगे। जी। और उनके सर कारनामे बताएंगे तो क्या बोलेंगे। चलो, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे से नहीं, वो जेडीएस की वजह से हारे हैं। और अभी भाजपा को सोचना चाहिए कि आगे चल के जो जो कांग्रेस उबाठा और राष्ट्रवादी के वोट काट सकते हैं, उनको सबको 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ दे दो महाराष्ट्र में, उनको मजबूत बनाओ। उनको मजबूत बनाओ। अभी से क्या है ना सर, इसने आर पाटिल और पवार साहब ने क्या किया 2009 से पहले, उन्होंने उनके ऊपर केसेस लगाए, उनको जेल की धमकी दी, शायद गए भी। एक विरोधी नेता करके तगड़ा उनका ये खड़ा किया हवा। सर उनको पकड़ के छोड़ देते थे तो कुछ नहीं होता था। वो जो आंदोलन का एक उग्र रूप है, वो सरकार ने ही किया, आर पाटिल और इसने, उसका फायदा उनको मिला और 13 लोग चुन के आए और इनको गिरा दिया। बिल्कुल। तो सर राज ठाकरे को वो मजबूती उस समय मिली। मेरे को लगता था ये मोदी के खिलाफ जब 19 में बोल रहा था, तब मैं सोच रहा था कि इनको मजबूती दे रहे हैं, पर बाद में मैंने चौकसी की तो सर सभा का खर्चा दे रहे थे खाली, बस मैं तो जाता भी नहीं था। सर उनकी एक एक सभा के लिए खाली सभा का व्यवस्था करते थे, मंडप बांधन करते, आने जाने का कार्यकर्ताओं का बस भाड़ा ये वो, मतलब बस भी बुक करते थे, बाकी कोई नहीं पैसे का लेन देन किया। और ये भी ताकत में है, ये भी जोर में रहता है, मैं खाऊंगा इसके लिए खाने दूंगा नहीं, वो बात अलग है, मगर उन्होंने इसके लिए पैसा नहीं लिया। उन्होंने, उनको जीत थी, मैं मोदी के सामने खड़ा होऊंगा, मोदी को पैरेलल हो जाऊंगा, ऐसा उनका ये था करके बोले वो। पर इन्होंने बाद में तो कोई उसका ये किया ही नहीं। तो अभी भी ऐसा ही है कि किस किस को ताकत देना, इसके लिए सोचना पड़ेगा बीजेपी और शिंदे गुट को, और उनको ताकत देनी पड़ेगी और कुछ को ताकत देनी पड़ेगी। बीजेपी शिंदे गुट ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, माने पूरे देश में अब इनको देखना नहीं पड़ेगा। नहीं, देश का मोदी साहब को हम हमारा कहाँ सुनेंगे सर। मोदी साहब का नेक्स्ट टारगेट लोकसभा ही है, क्योंकि 2024 नजदीक एकदम खड़ा है। पर वो सिर्फ हवा में नहीं चलेगा सर, पैसे की हवा लगेगी। लोग अभी है ना सर, अभी देखो लोगों की प्रवृत्ति कैसी है देखो, और वो टीवी वाले बराबर पकड़ते हैं। अभी तुमको या और किसी को, मैं मेरी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी खुशहाल चंडू आदमी हूँ, आपको पैसा मिला तो आप पहले सोचेंगे भाई मेरा जितना कर्जा है मैं चुका दूं, मैं मेरे घर के लिए जो मेरी कर्तव्य वो है वो करूंगा, घर का कुछ है, मतलब आप अपनी सोचेंगे मगर अपने भले की सोचेंगे। बिल्कुल सर ये टीवी पे एक लॉटरी की जाहिरात आती है, उसको लॉटरी लगती है, वो गाड़ी में बैठा है ऐसा आलीशान करके, ऐसा ऐसा कर रहा है और पीछे लड़कियां नाच रही है। मतलब ये क्या दिखा रहे हैं लॉटरी वाले कि हमारी लॉटरी अगर तुमको लग गई करोड़ों की तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, चारों ओर ललनाएं होगी, सेक्स रहेगा, मौज रहेगी, मस्ती रहेगी, दारू रहेगी, ये रहेगी और ऐश करोगे। हरामखोर, 2 दिन तू लॉटरी लगने का ये तू ऐश से लगाएगा तो वो भी ऐश ही सोचेगा। जो लॉटरी का टिकट खरीदेगा वो बोलेगा मेरे पीछे भी ऐसी लड़की है करती खड़ी रहेगी, ये सर यही बिगाड़ते हैं। चलो भ्रष्टाचार का मुद्दा है नहीं, सब भ्रष्टाचारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चर्चा कर रहे थे भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले अभी मेरे ख्याल से भाजपा के सामने भी एक सेमीफाइनल लोकसभा है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव। अभी इस चुनाव में किस तरह का रिजल्ट आता है, ये सर मेरे ख्याल से मोदी शाह के लिए एक बहुत बड़ा सेमीफाइनल मैच होगा। उसी से मालूम पड़ेगा इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है या भ्रष्टाचार के लिए लड़ना है, सब सामने आ जाएगा। वहां भी भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है क्योंकि सचिन पायलट ने जो रैली निकाली है जी कहाँ, राजस्थान में, वो आपस में कट रहे हैं, वो किसके पास, गहलोत के खिलाफ निकाली है। और मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार। और हमारी सरकार भ्रष्टाचारी है ऐसा सचिन पायलट कांग्रेस का ही कह रहा है। तो ये कहाँ तक अभी आगे जाता है वो देखना है। तो हमारा जो चर्चा था भ्रष्टाचार के ऊपर, आपकी प्रतिक्रिया की हमें इंतजार रहेगा। आप क्या मानते हैं इस चर्चा पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और मेरा भी मराठी अभी चालू है, रोज एक कर रहा हूँ। हाँ, गगनभेदी है, अनिल सत्य गगनभेदी भी देखिए, वो भी देखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।